Hello, students. Very good evening to all. I'm Dr. Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. अभी प्रेजेंटली जो हम कवर कर रहे हैं ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सीरीज कवर कर रहे हैं एनटी नेट पेपर 2 मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 10। और इन द लास्ट लेक्चर इन लेक्चर नंबर 2 हमने कवर करा द थ्योरीज ऑफ ऑन्टरप्रेन्योरशिप, जिसमें मैंने आपको टोटल थ्योरीज बताई थी हम कौन कौन सी कवर कर रहे हैं, और हमने लास्ट लेक्चर में 5 थ्योरीज कवर कर ली थी। तो आज हम जो हमारी 6th थ्योरी है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज़ द प्रॉफिट थ्योरी और रिस्क बियरिंग थ्योरी। प्रॉफिट थ्योरी और रिस्क बियरिंग थ्योरी किसने दी? ये फ्रैंक एच नाइट ने दी। और ये एक ऐसी थ्योरी है एंटरप्रेन्योर की जो हमें बताती है कि कैसे हम जो भी हमारा रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, कैसे उसके अकॉर्डिंग जो रिवॉर्ड है उनको क्या करते हैं, अचीव करते हैं। नाइट ने क्लैरिफाई करा द डिफरेंस बिटवीन द रिस्क एंड द अनसर्टेनिटी। एक तो इन्होंने रिस्क और अनसर्टेनिटी का डिफरेंस क्लियर करा। सेकेंडली इन्होंने हमें इस थ्योरी में बताया कि 2 टाइप के रिस्क होते हैं, द वन इज इंश्योरेबल एंड द अनदर वन इज द नॉन इंश्योरेबल। इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होते हैं जो कंपनी, हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कंपनसेट कर देती है विद द लाइक कोई भी हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, तो चाहे वो थेफ्ट के कारण हुआ हो, फायर लगी हो, या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटी हो, तो वो सारे जो लॉस हैं वो कंपनसेट कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। तो जो हमारे पास रिस्क हमारे कंपनसेट हो सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो उन सारे रिस्क को, लॉस को हम क्या कह देते हैं? इंश्योरेबल रिस्क। क्लियर? तो ऐसे जो लॉस होते हैं इनमें क्या होता है, जो सर्टेन रिस्क होते हैं लाइक कंपटीशन, रिडक्शन इन डिमांड, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो उन सबको हम एक अनदर कैटेगरी में रखते हैं जो कि इंश्योरेबल नहीं होते, जिसको हम कहते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क। तो जो भी हमारे रिस्क कंपनसेट हो सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, उसको इंश्योरेबल कहते हैं, और जो नहीं हो सकते उनको क्या कहते हैं? नॉन इंश्योरेबल। होप सो आपको ये थ्योरी बहुत इजीली क्लियर होगी। According to Knight, these are uncertainty. Because of such non insurable factors, uncertainty takes place in the business. An entrepreneur has to produce his ability to overcome these risks, and he is rewarded by profit for bearing such risks. And this part of uncertainty can be reduced by consolidation. In any industry, number of entrepreneurs and level of profit depends upon the self confidence of the entrepreneur. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, दैट इज इकोनॉमिक इंसेंटिव थ्योरी। याद रखनी है, जी.ए. पेपेनेक ने दी थी एंड एच.आर. हैरिस ने दी थी। तो जी.एफ. पेपेनेक से याद रखना है इकोनॉमिक इंसेंटिव थ्योरी। इन दिस थ्योरी मेनली जो ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं एनटीए यूजीसी नेट का, वो हमसे मतलब मैच द कॉलम आ जाता है, तो वहाँ पे हमने इनको मैच करना होता है। तो ये ज़्यादा ये वाली चीज़ आ सकती है, जहाँ फिर प्रॉपर थ्योरी होगी, नंबर ऑफ नेम लिस्टेड होंगे, हमने बताना होगा। जहाँ फिर पर्टिकुलर नेम दिया होगा कि जी.एफ. पेपनेक ने कौन सी थ्योरी दी, तो वहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट थ्योरीज होंगी, तो आपको क्या होगा वहाँ से उसको देख के बताना होगा, तो सही ऑप्शन को चूज करना होगा। क्लियर? तो इन दिस थ्योरी इट इज एक्सप्लेन दैट द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अवेलेबिलिटी ऑफ मोस्ट कन्वीनियंट फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंट। तो मेन रीजन है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इज टू अर्न हाई प्रॉफिट, ग्रेटर इकोनॉमिक इंसेंटिव, compare करना to any of production, any factor of productions in entrepreneurship is the highest rewarding. So getting high incentive is one of the major factors of becoming an entrepreneur. तो इकोनॉमिक इंसेंटिव थ्योरी में कुछ ज़्यादा तो है नहीं है, बस हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है और देखनी है कि कौन से ज़्यादा कन्वीनियंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है अर्न करना है और ग्रेटर इकोनॉमिक इंसेंटिव देने हैं कंपेयर टू द अदर फैक्टर्स, लाइक चाहे प्रोडक्शन हो चाहे एनी अदर फैक्टर। क्लियर? तो इसके अलावा हम करेंगे फ्रैंक यंग थ्योरी। फ्रैंक यंग से याद रखना है, यंग से याद रखना है, यंग वर्ड से, कि यूथ है, मतलब यूथ क्या डिमांड कर रहा है? समथिंग चेंज, दैट समथिंग सोशल चेंज। तो फ्रैंक यंग की ये थ्योरी है इट्स रिलेटेड टू द सोशल चेंज। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट बट इट इज़ डेवलप्ड बाय द ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ये बनाई गई है, ठीक है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं एंटरप्रेन्योरशिप, ये फ्रैंक यंग थ्योरी ने कहा है।
तो फ्रैंक यंग थ्योरी ने कहा कि ग्रुप्स हैं जो उनमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। तो एनी जो न्यू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज है उसमें ग्रुप एफर्ट्स होते हैं और नॉट इंडिविजुअल वेंचर इज़ अ बेसिक बिलीव बिहाइंड दिस थ्योरी। तो इन्होंने ग्रुप टास्क में ज़्यादा फोकस करा है फ्रैंक यंग थ्योरी ने। तो इट इज़ अ थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो प्रोसेस क्या है, सोशल जो इनका मेन है सोशल सपोर्ट पे ही है, सोसाइटल सपोर्ट पे टू द रिस्पॉन्सिव सब ग्रुप फॉर द पर्पस फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो इनमें एमरजेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिव ग्रुप्स हैं वो डिपेंड करती है फॉलोइंग इवेंट्स पे: feeling of low status in the society by a group, failure to reach important social level or position, a group is having better institutional resources than other groups in the society. नेक्स्ट इज दी मैक्स वीवर्स थ्योरी। मैक्स वीवर्स थ्योरी हमें पता है, हमने पहले भी करा है इसके ऊपर टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स में। ये रिलीजियस बिलीव्स के कल्चरल जो बैकग्राउंड्स हैं उन पे डिपेंड करती है। तो जो मैक्स वीवर थ्योरी है इसने बताया कि कैसे किसी भी चीज़ का जो इम्पैक्ट है रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड का हाईलाइट होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो एवरी जो पर्सन है इज हाईली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हिज रिलीजियस बिलीव्स, लाइक एनी एक्टिविटी डन बाय हिम और हर विल बी मोटिवेटेड बाय हिज और हर रिलीजियस बिलीव्स। तो सिलेक्शन होती है किसी भी एक्टिविटी पे वो इसकी शेडो में ही होती है रिलीजियस बिलीव्स की उसकी। और इफ़ एनी एक्टिविटी विच इज़ ऑपोजिट टू हिज रिलीजियस बिलीव दैट कैन बी रिजेक्टेड। सो रिलीजियस बिलीव्स के मेन जो है होल्ड रहते हैं एज पर द मैक्स वीवर थ्योरी, और स्पेसिफिक वैल्यू ओरिएंटेशन होती है एंड दैट लीड्स टू द एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। नेक्स्ट इज द V.F. Hazlitt theory. This theory explains the development of entrepreneurship कि ये इसका मेन रोल क्या रहता है, जो सोसाइटल सिचुएशंस हैं वो चेंज कर देती हैं। ठीक है, तो चेंजेबल जो सोसाइटल फैक्टर्स हैं शुड बी स्पॉटेड एंड कल्टिवेटेड बिकॉज दे गिव बर्थ टू द एंटरप्रेन्योरशिप। सो मार्जिनल जो ग्रुप हैं अवेलेबल होते हैं सोसाइटी में दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ चेंज। एंड मार्जिनल जो इंडिविजुअल्स होते हैं डेवलप करते हैं, अडॉप्ट करते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी को विच इज़ अप्रोप्रिएट एज पर चेंजिंग सिचुएशन एंड इंट्रोड्यूस करते हैं इनोवेशन को इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। It is also concluded by some researchers that socio-economic factors such as educational backgrounds, religion, family type, etc. have significant impact on the behavior of an entrepreneurship. तो मेनली उन्होंने फोकस करा है सोसाइटल सिचुएशंस पे। तो यहाँ पे अगर इस टॉपिक की मैं बात करूँ तो हमने पहले वाली वो 5 थ्योरीज कवर करी थी बहुत बहुत अच्छे से, अभी हम बाकी भी आज इस लेक्चर में कर रहे हैं। तो मेन पर्पज़ इन थ्योरी को करने का क्या है कि हमें ना मेनली याद रखना है कि किस थ्योरी में कौन सी थ्योरी किस ऑथर ने दी और किस थ्योरी में हमें क्या बताया गया। तो मतलब क्रक्स याद रखना है, तभी मैंने ज़्यादा इनको डेप्थ में कवर नहीं करवाया, एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाया है उतना जितनी ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट सोशल चेंज थ्योरी, ये हैगन ने दी थी तभी इसको हैगन थ्योरी कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, सोशल चेंज देखो थ्योरी से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सोसाइटी की बात करी गई होगी। ठीक है, तो इन्फीरियर जो पोजीशन है इन द सोसाइटी गिव्स बर्थ टू द फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड हेटर टू रिगेन द स्टेटस वन विशेस टू प्रूव हिमसेल्फ। तो ये बात तो सही है, हेगन थ्योरी ने ये बात कही कि अगर इन्फीरियर पोजीशन है तो सोसाइटी में आपको डिससेटिस्फैक्शन हेटेड फील होगा और आपको उस पोजीशन को एक अच्छा स्टेटस गेन करने के लिए जो आपकी विश होगी अपने आप को प्रूव करने के लिए आप ट्राई करोगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट कॉजेज द इनोवेशन, क्रिएटिविटी और न्यू प्रोडक्टिव डेवलपमेंट के कुछ मुझे नया करना है, सोसाइटी में अपलिफ्ट करना है। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इनका काफ़ी हाई स्टेटस होता है इन द सोसाइटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फ्रीडम ऑल्सो पॉसिबल through this only. And to uplift the community and regain their social position, more and more persons will try to become entrepreneur for the same community. तो ये बात तो है। तो हैगन प्रिंसिपल थीम किस बात पे है कि क्रिएटिव जो पर्सनालिटीज़ होती हैं जो ग्रुप में मर्ज करते हैं दैट लीड्स टू द when the some members of some social group experience what he calls the withdrawal of the status respect. बिहेवियरल प्रिंसिपल ऑफ कुंकल, तो कुंकल जो जॉन एच कुंकल थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी बिहेवियरल प्रिंसिपल की। तो काफ़ी जो एंटरप्रेन्योरियल जो बिहेवियर है उन्होंने कहा कि काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी।
तो उन्होंने एक आर्टिकल भी पब्लिश करा था इन 1956, दैट वाज द वैल्यूज़ एंड बिहेवियर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि कैसे जो रिलेशनशिप होते हैं पास्ट और प्रेजेंट में, कैसे वो जो डेवलप होते हैं, और कैसे जो हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू हिम 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, और जो इसेंशियल हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए: लिमिटेशंस ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर, डिमांड स्ट्रक्चर, बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द लेबर। तो उन्होंने ये चीज़ें सेग्रीगेट करी थी। तो हमें याद रखना है कुंकल का जो प्रिंसिपल है कौन सा था, बिहेवियरल प्रिंसिपल। तो बिहेवियरल में हमने देखा था कि इन्फ्लुएंस होते हैं जो एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है किस चीज़ से, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सोसाइटी की। देन द नेक्स्ट इज़ द कल्चरल वैल्यू थ्योरी। तो थॉमस जो कॉशरन थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो उन्होंने डेवलप करा था एंटरप्रेन्योरशिप को, कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप जो है डेवलप होती है विद द सोशल वैल्यू, सोशल कंसेंट, रोल, एक्सपेक्टेशंस प्ले वाइटल रोल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 3 मेन फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है इसको बिल्ड करने के लिए। तो फर्स्ट इज पर्सनल इंटरेस्ट। भाई अब खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है क्या, एक्सपेक्टेशंस क्या है स्पोर्टिंग जो सराउंडिंग है उनके, सराउंडिंग एंटरप्रेन्योर है उनकी, विच गिव्स कंसेंट फॉर हिज एंटरप्रेन्योरियल रोल, एंड नीड्स क्या है एंटरप्रेन्योर की फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज वर्क। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ द पीटर एफ ड्रकर्स थ्योरी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब जब इनोवेशन की बात होगी तो ड्रकर का नाम आएगा। तो यहाँ पे हम इनोवेशन की बात करेंगे इस थ्योरी में। जब इनोवेशन लिखा होगा ना तो मैच द कॉलम में चुपचाप ड्रकर को क्लिक कर देने जाके, ठीक है। पीटर ड्रकर बुक है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो पब्लिश हुई थी 1985 में। तो उन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करा इसमें। तो पीटर ड्रकर की जो मेन थॉट्स थे वो किस पे बेस्ड थे, ही रिगार्ड्स द डेफिनेशन ऑफ जेबी सा। तो जेबी सा ने क्या कहा था, वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द एंटरप्रेन्योर shifts economic resources out of an area of lower and into area of higher productivity and greater yield। तो जो पीटर ड्रकर थे उन्होंने इस पे काफ़ी अच्छे से गौर करी, और उनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर क्या है, एक यूनिक एजेंट ऑफ चेंज है। तो ड्रकर ने लिखा कि एंटरप्रेन्योर है जो ऑलवेज सर्च फॉर अ चेंज लाइक इनोवेशन, क्रिएटिव आइडियाज़ एंड रिस्पॉन्स टू इट एंड एक्सप्लॉइट्स एज एन अपॉर्चुनिटी। होपफुली मैंने इतनी बार इसको बोल दिया है, आपको अभी तक तो ये याद भी होगी। तो बस जो डेफिनेशन में मैंने पीटर ड्रकर की स्टार्टिंग में डेफिनेशन जो करवाई थी बस वहीं से ये पीटर ड्रकर थ्योरी निकल के आ रही है, ठीक है। बस यही करना है इसमें, बाकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना है जब भी इनोवेशन वर्ड पढ़ोगे तो चुपचाप इसको मैथ द कॉलम में किस पे लगा देना है, पीटर एफ ड्रकर पे। देन द एंटरप्रेन्योर होते हैं जो काफ़ी इनोवेटर होते हैं, लीडर हु इज़ कैपेबल फॉर एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सप्लॉइटिंग सक्सेसफुली, एंड ही शुड इनोवेट फॉर द प्रेजेंट पीरियड बट नॉट फॉर द फ्यूचर पीरियड। इनोवेशन एक सिंपल होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड, and must possess true knowledge, diligence, persistence and commitment to the innovation। And Peter F. Drucker ने थ्योरी है जो एंटरप्रेन्योरशिप की, उन्होंने कहा कि नीड नॉट टू बी ओनर ऑफ द बिजनेस, मस्ट मोबिलाइज द रिसोर्सेज एंड एलोकेट देम टू मेक अ कमर्शियल गेन फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाइड। That's all for the today. Thank you so much. Keep learning, keep growing, stay happy, and don't forget to like, comment, share your own Attribute channel.